हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रसायन का पहला अध्याय। आपको पता है आपका पहला अध्याय है क्या? किसी को पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आसपास के पदार्थ। हाँ, हमारे आसपास के पदार्थ। कोई बता सकता है पदार्थ क्या होते हैं? कोई बता सकता है पदार्थ क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका द्रव्यमान होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। जिनका जो एक स्थान को घेरती है। मान लीजिए हमारे पास ये किताब है, ये किताब है हमारे पास। तो क्या इसने एक स्थान को लिया है, एक स्थान को घेरा है इसने? हाँ या ना? इसने एक स्थान को घेरा है। हाँ, और क्या है इसका एक द्रव्यमान है? इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, ये हमारे पास दो किताबें हैं, ठीक है? दोनों सेम किताबें हैं। एक इसका द्रव्यमान बताइए और इसका द्रव्यमान। आप बताइए क्या दोनों के द्रव्यमान सेम होंगे, बराबर होंगे दोनों के द्रव्यमान? हाँ, और दोनों ने समानांतर स्थान घेरा है, दोनों ने सेम ही स्थान घेरा है दोनों ने। तो क्या हम इन्हें पदार्थ बोल सकते हैं? पदार्थ अभी तो आपने बताया ना, पदार्थ वो होते हैं जो एक स्थान घेरते हैं और जिनका एक द्रव्यमान होता है। तो इसका द्रव्यमान है, ठीक है, और इसने एक स्थान भी घेरा है। तो हाँ, हम इसे पदार्थ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, इसका कोई द्रव्यमान होगा, होगा कि नहीं? हाँ या ना बोलिए आप लोग। है इसका, यस मैम। और इसने एक स्थान भी घेरा है। तो क्या ये भी पदार्थ है? तो हाँ, तो जो भी किताबें हैं, कोई किताब हो गया, कोई पेन हो गया, और आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये जो बोर्ड है, ये सब एक पदार्थ है, सभी एक पदार्थ है। चौक हो गया, डस्टर हो गया, सब एक पदार्थ है। तो पदार्थ किसे बोलते हैं? जिसने स्थान घेरा हो और जिसका एक द्रव्यमान भी हो, उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो जिस किसी भी वस्तु का कोई एक द्रव्यमान होगा और उसने एक स्थान को घेरा होगा, वो आपका हो गया पदार्थ। जैसे आधुनिक में क्या है, जो अभी के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पदार्थ को क्या बोला है? ये बोला है कि जिस भी किसी ने स्थान घेरा हो और जिसका कोई द्रव्यमान हो, हम इसको पदार्थ बोलेंगे। पहले क्या था, पहले के जो थे वैज्ञानिक, वो क्या बोले थे कि पदार्थ पंच तत्वों से मिलके बना होता है। वो पंच तत्व क्या होते हैं? कोई बता सकता है पंच तत्व क्या होते हैं? कोई भी, एक दो तीन कुछ भी बताओ। 5 होते हैं पंच तत्व, कोई एक भी बताओ। हवा, आग, पानी। हाँ, हवा, पानी, और क्या हो गया? आग, बिल्कुल। आग हो गया, और क्या है?
ओह, हाँ, हवा हो गया, पानी हो गया, आग हो गया, और क्या है? पृथ्वी और आकाश। हाँ, तो पहले की मान्यताओं के अनुसार जो पदार्थ होते हैं वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बने होते हैं, हवा, पानी, आग, पृथ्वी, आकाश, जो कि सही भी है। आप देखिए, आपने बोला है कि जिसका द्रव्यमान हो, पानी का द्रव्यमान होता है, जल का द्रव्यमान होता है, 1 गिलास पानी और 2 गिलास पानी है, होता है। होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान होता है जल का, ठीक है। क्या जल ने कोई स्थान घेरा होता है? यस मैम। घेरा होता है। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है। दोनों ने अपनी अपनी डिफिनेशंस दी थी, तो दोनों के हिसाब से वो सही है। अब क्या हुआ, आगे इन्होंने क्या किया, अब पदार्थ को उन्होंने 2 तरीकों से बांटा कि पदार्थ को एक उनके भौतिक गुणों के अनुसार और उनके रासायनिक गुणों के अनुसार। तो उन्होंने पदार्थ को उनके भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया कि अच्छा ठीक है, उनके पदार्थ को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक उनके भौतिक गुणों के आधार पर और एक उनके रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम उनके भौतिक गुणों के आधार पर कैसे हम पदार्थ को बता सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इस पूरे अध्याय में हम उनके भौतिक गुणों को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, भौतिक और रासायनिक में क्या अंतर होता है? भौतिक को देखकर बता सकते हैं, बिल्कुल। किसने बताया ये? क्रिया करके बता सकते हैं। बिल्कुल। एक तो जिन्हें हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं, और एक जिसमें कुछ क्रियाएं करने पर उसमें कुछ अंतर आएगा, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि पदार्थ में क्या वो है, ठीक है। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप, तो जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो कणों से मिलकर बने होते हैं। वो छोटे छोटे कण, जैसे वायु में अगर आपने देखा होगा, जब किसी छिद्र से आप देखें, सन की जो, सूर्य की जो किरणें आती हैं, वो किसी छिद्र से आते हुए आप देखो, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको। कितने छोटे होते हैं वो? चुके ऐसे बता दो, ठीक है ना। तो वो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं आपको वो पार्टिकल्स। जब किसी छिद्र में से वो सूर्य की किरण आ रही हो, तो आप देखते हैं बहुत ढेर सारे पार्टिकल हैं जो हम ऐसी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई पार्टिकल? नहीं दिख रहा होगा। बट अगर यहाँ पे किसी छिद्र से सूर्य की किरण आ रही हो, तो आप उन्हें देख पाएंगे कि हाँ, बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसी प्रकार जो कोई भी पदार्थ है, जो ये, जैसे ये बुक ही था, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे, बहुत छोटे छोटे कणों से ये मिलके बने होते हैं, ठीक है। इतना छोटा कि आप उन्हें ऐसी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे आप। तो जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। आप सभी लिख रहे हैं? अब जैसे मैं एक चौक का एग्जांपल देने जा रही थी आपको। मान लीजिए ये चौक है, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं इस चौक को तोड़ दूं, ठीक है, ये आधा हो जाएगा। और फिर जो आधा चौक है, मैं उसको तोड़ना स्टार्ट करूं और आधा करूं,
और ऐसे में इतना तोड़ूं उस चौक को कि एक छोटा सा पार्टिकल वो आपके हाथ में आ जाए। आप कर पाओगे ऐसा? इतना तोड़ो चौक को, तोड़ पाओगे? नो मैडम। अरे तोड़ोगे? कौन कौन तोड़ लेगा? हाथ उठाओ। रेड शर्ट, आप तोड़ लोगे? नहीं तोड़ पाओगे? अच्छा चलो, कौन कौन, आपके पास चौक है? लाना पड़ेगा। किसी के पास चौक है क्या? चलिए छोड़िए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप कितना भी तोड़ लो उसे एक टाइम, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि आप एक टाइम आएगा आप उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है? तो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इतना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितने छोटे होते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है। बीकर क्या होता है? ये है बीकर, देखा है आपने? ठीक है मैम, थैंक यू। क्या? अभी इसमें कुछ नहीं है, हवा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं है, इसमें हवा भरा है। हवा को क्या बोलते हैं? गैस। अभी मैं इसमें क्या डाल रही हूँ? चीनी, शुगर। इसमें मैंने शुगर डाल दिया, दिख रहा है आपको? चलो, ये क्या है? अब इस बीकर में मैं पानी मिलाती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो जरूरत ही पड़ेगा। अभी देखो, अभी मैं इसका वॉल्यूम बताऊं, इसका 200 है। ठीक है, इसमें मैंने 200 ml जल डाला है। अभी ये 200 ml जल है, इसमें लगभग 15 ग्राम के लगभग चीनी डाला है मैंने। अभी हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, अगर आपने कभी किसी ने पानी में चीनी मिलाया है आप लोगों ने? यस सर। मैं नमक पानी। यस सर। तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम बाद अगर मैं देखूं तो इसमें चीनी बचेगा नहीं। कहाँ जाएगा वो? उड़ जाएगा? कौन बोला उड़ जाएगा? घुल जाएगा। तो वो चीनी जा कहाँ रहा है? पानी में। कहाँ पे? पानी में तो मैं भी देख रही हूँ, पानी में ही जा रहा है, पर पानी में कहाँ रहा है ये? तो ये आपका मान लो पानी यहाँ तक है, 200 ml मिलाया मैंने, 200 ml है इसमें पानी, और इसमें मैंने डाला है 15 ग्राम चीनी। तो ये पानी था आपका, और इसमें मैंने यहाँ पे 15 ग्राम चीनी डाल दिया। कुछ टाइम बाद घुलने के बाद देखो, घुलने के बाद क्या होगा? ये जो चीनी है ये पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुलने के बाद देखो ये पानी है। अब इसमें तुमको पता ही नहीं चलेगा, अगर मैंने तुमको बताया नहीं होता कि मैंने इसमें चीनी मिलाया था,
तो तुमको पता नहीं होता है कि ये सिर्फ पानी था या पानी में चीनी का एक मिश्रण था। ठीक है, अब तो नहीं बता पाओगे अगर मैं तुमको ये नहीं बताऊं कि मैंने ये सब किया है, उसके बाद मैं ये पानी तुम्हारे सामने ला रही हूँ, तुम बता नहीं पाओगे कि इसमें चीनी भी मिला है। ठीक है, जब तक मैं तुमको ना बताऊं। तो अभी वो चीनी गया कहाँ? वो चीनी गया, जैसे ये जो जल है इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। मान लो ये जल है, जल जो है वो भी पार्टिकल्स कणों से बना होगा, तो उन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है ये एक जल के कण है। ठीक है, ऐसे ये जल के कण है। अब इन कणों के बीच में तुम देखोगे ये रिक्त स्थान है, ये गैप है, यहाँ पे गैप है, ये सारे गैप हैं। ठीक है, ये जो इतने गैप हैं जलों के बीच में, अगर तुम देखो इन गैप के बीच में चीनी आके आराम से एक स्थान ले सकता है। इतना गैप है इनके बीच में कि ये जो चीनी हमने डाला था वो आके घुल जाएंगे, इसके बीच में आ जाएंगे। इनको मान लो चीनी मैंने रेड कलर से लिया था, तो वो जो चीनी रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में जो स्थान है, यहाँ पे, तो वो ये है सूक्ष्म लेवल पे, वो ये हो रहा है वहां पे, जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम इसे ऐसे देख नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे होता है, इसलिए ये यहाँ पे पूरे ऐसे हैं। ये चीनी है और ये आपका पानी। अब आप ये बताइए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? ये 200 था, जितना था उतना अभी भी है, तो क्या कोई बदलाव आया? No, ma'am. नहीं आया। तो हुआ क्या? अभी हमें पता क्या चला है कि कोई भी पदार्थ है वो जिन चीजों से मिलके बने होते हैं उनमें रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान को ध्यान रखना। अभी जैसे एक और एग्जांपल है, पोटेशियम परमैंगनेट, पता है किसी को क्या होता है? KMnO4। क्या कलर होता है उसका? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 सुना है कभी किसी ने? चलो मैं बताती हूँ। KMnO4 ये जब पानी में घुलते हैं ना, जैसे ये 1 गिलास पानी है, 100 ml पानी है, जब हम इस KMnO4 को पानी में मिलाएंगे ना, ये पानी को पिंक कलर बना देगा। इसको इंडिकेटर की तरह भी यूज करते हैं, वो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। जो KMnO4, अगर मान लो इसका मैंने एक KMnO4 का क्रिस्टल उठाया और मैंने उस पानी में डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे डाला और ये KMnO4 यहाँ आ गया, तो हो गया क्या? धीरे धीरे ये KMnO4 जो है वो इसके साथ पानी में घुलने लगेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये पानी में घुलेगा तो ये पानी को कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। तो क्या होगा? धीरे धीरे पिंक कलर ऐसे ऐसे घुलने लगेगा और होगा क्या? ये पूरा एक पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको पूरा घोल दोगे, एक चम्मच लो और इसको घोल दो, घोलने के बाद ये पूरा पिंक कलर का हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा बीकर लिया
उसमें 100 ml पानी डाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक ड्रॉपर लूंगी। ड्रॉपर देखा है आप लोगों ने? ड्रॉपर से क्या होता है, आप इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ड्रॉपर लो, ड्रॉपर से थोड़ा सा पानी लो, या तो एक स्पैचुला ले लो, ठीक है, उससे एक पानी लो इसका थोड़ा सा, और इस पानी को इसमें डाल दो। थोड़ा सा लेके इस वाले जल को आप इस वाले पानी में डाल दो। होगा क्या, ये फिर भी पिंक ही कलर रहेगा, पर अभी क्या होगा, क्योंकि आपने बहुत थोड़ा सा डाला है तो ये बहुत हल्का पिंक रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने पिंक को सिलेक्ट किया, सॉफ्ट, ओके, तो अभी ये क्या रहेगा, हल्का पिंक रहेगा। अभी मैं क्या करूंगी, फिर से रिपीट करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, फिर से लिया एक दूसरा बीकर, इस बीकर में 100 ml पानी डाला। अब इस वाले में से लेके एक ड्रॉपर लो, ठीक है, इस वाले में से थोड़ा सा जल उठाओ और इसमें डाल दो। अभी क्या होगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत ही थोड़ा सा पिंक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा बहुत पिंक रहेगा। अब इसी को अगर तुम 2-3 बार और करो, 1 से 2 बार और करो, तुम देखोगे तब भी उसमें हल्का सा पिंक कलर रहेगा ही हमेशा। तो मतलब मैं बताना क्या चाहती हूँ यहाँ पे कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, क्योंकि वो जब भी पानी से घुलेंगे उसको एक कलर देंगे। यहाँ पे KMnO4 पिंक कलर देता है, आप कोई और कंपाउंड डालोगे तो वो दूसरा कलर देगा, ब्लू दे सकता है, रेड दे सकता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है। पर आप देखो वहां पे अभी भी पिंक कलर वो दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं। मैंने एक सिर्फ क्रिस्टल डाला था, वो क्रिस्टल इतने पार्टिकल से मिलके बना है कि वो इतने सारे ml पानी को भी कलर कर सकते हैं, वो लास्ट तक की पानी को भी कलर कर सकते हैं। तो मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। चलो अब हम पदार्थ के कणों के गुण पढ़ेंगे। तो पहला गुण मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, कि पदार्थ के गुण, कि पदार्थ के अगर मैंने आपको बताया था कि जो चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है, वो चीनी पानी में क्यों घुलता है, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, पानी के बीच में क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो पहला हो गया इनका गुण, जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ चीनी और पानी का एग्जांपल बताया था, आप चाय, कॉफी और बाकी सभी चीजों का एग्जांपल ले सकते हैं, सभी आपका सेम ही होगा। उसमें क्या होगा कि चाय में आप डालते हो सारी चीजें, चाय में भी आप दूध में ही चीनी मिलाते हो, तो उसमें क्या होता है, क्या होगा, दूध में चीनी मिलाने से क्या होगा, चीनी घुल जाएगा कि दूध घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगा दूध में। क्यों, दूध क्यों नहीं घुल सकता चीनी में? वो पहले थे लिक्विड फॉर्म में। नहीं, मान लो मैंने दूध में चीनी डाला, ठीक है, जैसे मैंने इसी ग्लास में चीनी डाला था, ठीक है, तो ये जो चीनी है वो पानी में घुला है, पानी क्यों नहीं घुल गया चीनी में, क्यों नहीं घुला भाई? ज्यादा मात्रा में नहीं, ज्यादा मात्रा में है, ऐसे क्या हो गया, ज्यादा मात्रा रहता तो पानी घुल जाता, फिर चीनी में, पानी चीनी के बीच में चला जाता। अभी बताया मैंने, पहला ही पढ़ा रही हूँ मैंने, कि इसमें
रिक्त स्थान होता है, तो रिक्त स्थान किस में ज्यादा होता है, पानी में कि चीनी में? पानी में। तो आप ये सिंपल सा बता क्यों नहीं पा रहे हो? चलो दूसरा पढ़ते हैं। तो पहला ये हो गया कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा है जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील। तो गतिशील और निरंतर गतिशील दोनों में क्या अंतर हो सकता है? एक है गतिशील, एक है निरंतर गतिशील, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? निरंतर मतलब क्या होता है? तो मैं बता रही थी निरंतर मतलब होता है कि लगातार। तो गतिशील मतलब जो लगातार ऐसे घूमते रहते, तो उसमें स्पीड होता है, ठीक है, वो एक स्पीड से घूम रहे हुए हैं, वो लगातार एक स्पीड से घूम रहे हैं, तो उसको गतिशील बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके कमरे के एक कोने में किसी ने अगरबत्ती जला दी, ठीक है, पीछे वाले कोने में किसी ने एक अगरबत्ती जला दी, तो आगे वाले कोने में जो आप बैठे हो आपको उसकी महक आएगी? हल्की हल्की। हल्की हल्की आएगी। क्यों आ रही है? वो तो वहां पे जलाया था ना, वहां पे सिर्फ उसकी खुशबू रहनी चाहिए, वो इस यहाँ पे इस कोने पे कैसे आ रही है? हवा से। तो हवा से कैसे आ रही है? क्योंकि वो जो कण है वो घूम रहे हैं, उसमें एक गति है, वो घूम रहे हैं, यहाँ है कभी यहाँ है, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, तो इस प्रकार से वो हमेशा एक मोशन में है, ठीक है। तो वो मोशन में है इसलिए वो वहां से घूम के घूमते 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 वो इस साइड आ गए आपके, इसीलिए वो वहां की महक आपको यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कण है वो पार्टिकल्स की वजह से ही आ रही है, तो वो जो कण है वो कण हमेशा ऐसे 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 घूम रहे होते हैं, ठीक है, उनमें हमेशा एक गतिशीलता होती है। तो ये एक क्या है, कण की प्रॉपर्टी है। चलो इसके पहले ही मैंने जो बताया था, जो KMnO4 वाला एग्जांपल दिया था मैंने, कि ये जल है, इसमें मैंने KMnO4 का क्रिस्टल डाल दिया। अगर मैंने क्रिस्टल डाला और ये क्रिस्टल इस बॉटम पे आया, तो क्या अगर मैं इसको घोलूं नहीं, ठीक है, अगर मैं इसको बिना घोलूं नहीं, तो वो क्या होगा, ये जो कण है वो धीरे धीरे यहाँ का पानी कलर हो जाएगा, धीरे धीरे इसके आसपास का ही पानी सिर्फ कलर होगा, ठीक है, यहाँ का पानी नहीं कलर हो जाएगा, यहाँ का पानी नहीं कलर हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत टाइम बाद कलर होगा। पर जैसे मैंने इसमें डाला, ये कलर पानी कहाँ का कहाँ कलर होगा, सिर्फ इसके आसपास, यहाँ पे कलर हो गया, यहाँ पे होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ये सारा कलर्ड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कण है ये विसरण करते हैं। यहाँ पे विसरण किसका हो रहा है, यहाँ पे विसरण हो रहा है इस KMnO4 क्रिस्टल का इस जल में, ठीक है। जहां पे छोड़ोगे ये धीरे धीरे विसरण करेंगे और ये करते रहेंगे, और फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा ये पूरा तुम्हारा बीकर पिंक कलर का, इसका ये जो जल है वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये जो कण है, और ये विसरण हो क्यों रहा है, क्योंकि इसमें एक गतिशीलता है, ठीक है, जहां पे गतिशीलता रहेगा वहां पे विसरण होगा, ये पार्टिकल एक दूसरे से जाके मिलेंगे, ठीक है, डिफ्यूजन बोलते हैं उसको, विसरण। और आप ये एग्जांपल एक बीकर लो, ठीक है, सेम ही बीकर लो, कोई भी बीकर लो, उसमें इंक डालो, ठीक है, इंक होता है ना पेन का, इंक डालोगे तो जैसे ही इंक डालोगे तुम देखोगे जो जहां से वो इंक जाएगा वहां का पानी कलर्ड हो जाएगा, उसके बाद वो इंक नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे तुमको दिखेगा कि वो धीरे धीरे वो कलर्स ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, तो उसको विसरण बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में इनके पास गतिशीलता होती है, तो वो जो कण होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं।
चलो अगला एग्जांपल, ये जो पदार्थ के कण होते हैं, अभी हम कण पढ़ रहे हैं, तो ये जो कण है इनके बीच में आकर्षित होते हैं। तो ये जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका कोई मतलब बता सकते हैं कि ये जो कण है उनके बीच में आकर्षण कहाँ से आ रहा है, ये आकर्षित क्यों हो रहे हैं? बल पता है क्या होता है? तो ये जो कण होते हैं ना, इनके बीच में आकर्षित बल होता है, ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कण है और ये कण है, इन कणों के बीच में हमेशा एक आकर्षण फोर्स काम करेगा, ठीक है, एक आकर्षण बल काम करेगा। तो ये जो दो कण हैं, इन कणों के बीच में हमेशा एक आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। अब वो आकर्षण बल कितना है ये तुम्हारा बताएगा कि वो ठोस है कि वो द्रव है। ये आकर्षण बताएगा द्रव है कि गैस है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं, इनके बीच में एक आकर्षण बल काम कर रहा होता है, और वो आकर्षण बल कितना है वो डिसाइड करता है कि ठीक है, वो एक द्रव होगा, एक ठोस होगा या फिर एक गैस होगा। अगर मान लो ये जो आकर्षण बल है ये बहुत ही कम है, ठीक है, जब आकर्षण बल बहुत कम है तो क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहेंगे या एक दूसरे के दूर रहेंगे? आकर्षण बल जब बहुत कम है तो वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो कण है, वो एक दूसरे के बहुत पास रहेंगे या दूर दूर रहेंगे? आकर्षण होता क्या है? आकर्षण से पास होते हैं कि दूर जाते हैं? आकर्षण से पास होते हैं ना कि दूर जाते हैं? अट्रैक्शन, आकर्षण से क्या होता है, आदमी इंसान पास होता है कि दूर जाता है? पास होता है, ठीक है। तो जहां पे आकर्षित बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, वो क्या होगा, वहां से वो चीजें पास आएंगी। जब पार्टिकल जो तुम्हारे कण है वो पास आएंगे, जब वो पास आते हैं, मान लो ये बहुत पास आ गए, तो इनके बीच में आकर्षण बल, ये इतने पास क्यों है कि आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे, इनके पास इनका आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो इनको ठोस बोलते हैं, ठीक है। इनको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे देखो अभी ये बहुत पास है तो इनको ठोस बोलेंगे। आकर्षण बल थोड़ा सा कम है, इतनी दूर है, तो इनको क्या बोलेंगे, द्रव। और आकर्षण बल बहुत ही कम है, बहुत ही कम आकर्षण बल हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, गैस। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो अभी ये क्या हो गया, इनके बीच की आकर्षण जो बल होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत कम होगा, तो उसको गैस बोलेंगे। बहुत ज्यादा होगा तो ठोस बोलेंगे, ठीक है, बहुत, और मध्यांतर होगा तो उसे हम द्रव बोलेंगे। तो ये जो बीकर में जो जल है वो ठोस है, द्रव है या गैस है, क्या है ये? और जो चीनी था वो क्या था, ठोस। आप ये बता सकते हो, कोई भी ये बता सकता है कि क्या इसमें गैस है, इस बीकर में गैस है? कौन सा गैस है इस बीकर में, कौन सा गैस है बताओ? तुम जो सांस लेते हो
तो जब सांस अंदर लेते हो तो वो कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो कि ऑक्सीजन लेते हो? कौन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? कौन कौन ऑक्सीजन ले रहा है? कौन कौन कार्बन डाइऑक्साइड वाले हाथ उठाओ। कौन कौन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं ले रहे हो? क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से? ऑक्सीजन ही क्यों ले रहे हो? दोनों लेते हो? ठीक है। तो इसमें वो सारी गैसें मौजूद है। जो ऑक्सीजन होता है वो पानी में घुल जाता है। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सब पानी में घुल जाते हैं। तो इस बीकर में अभी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, अर्थात ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। तो आपको ये समझ में आया कि ये एक नॉर्मल सा बीकर जिसमें आपने एक चीनी और पानी मिलाया है वो उन तीनों चीज से बना है। वो तीनों चीज है इसमें। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, इन्हें हम पदार्थ की अवस्थाएं बोलते हैं। जिसमें होता ये है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं, जिसमें से पहला है द्रव, ठोस और गैसीय। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं और ये तीनों अवस्थाएं को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे इन तीनों अवस्थाओं में हम क्या कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि क्या है ठोस है, क्यों हम उन्हें ठोस बोल रहे हैं, क्यों हम दूसरे को द्रव बोल रहे हैं और क्यों तीसरे को गैसीय बोल रहे हैं। तीनों में क्या अंतर है कि हम उन्हें ऐसे बोल रहे हैं। तो पहला अंतर आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो कण है उनके बीच में एक आकर्षण बल काम कर रही है। ठीक है, ये आकर्षण बल बताते हैं कि अच्छा ठीक है, जो कुछ पदार्थ होंगे वो सॉलिड होंगे, कुछ पदार्थ लिक्विड होंगे और कुछ गैस होंगे। तो आकर्षण बल अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? ठोस होगा कि गैस होगा? ठोस। और आकर्षण बल बहुत कम होगा तो क्या होगा? वो अगर बीच का होगा तो फिर द्रव। ठीक है, चलो पहले हम क्या पढ़ते हैं? ठोस अवस्था। जो ये बुक दिखाया था मैंने, ये ठोस है और ये जो जल था, पानी था, द्रव। और जहां पे हम सांस ले रहे हैं, ये जो वायु है वो क्या है? गैस। ठीक है, तो ठोस अवस्था को हम द्रव अवस्था से कैसे बताएंगे कि उनमें क्या भेद है, कैसे उन्हें हम अलग कर सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि आप पेन ले लो, किताब ले लो, सुई ले लो या लकड़ी का छड़ ले लो। ठीक है, तो सभी का एक निश्चित आकार है। ये पेन का जो आकार है, अगर मैं इसमें एक हथौड़ा मार दूं तो क्या होगा? बदल जाएगा। इस पेन पे मैं एक हथौड़ा मार दूं क्या होगा? टूट जाएगा। इस पेन पे मैं एक पेंसिल मारूं क्या होगा? पेंसिल टूट जाएगी। तो ठीक है, तो पहला क्या हुआ? मैंने इस पेन पे एक हथौड़ा मार दिया तो ये पेन टूट गया। दूसरा क्या हुआ? इस पेन पे मैंने एक पेंसिल या चौक मार दिया तो क्या होगा? चौक या पेंसिल टूट जाएगा। तो जो दूसरा केस है उसमें क्या हो रहा है? इसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको मैं चौक से मारूं, पेन से मारूं या पेंसिल से मारूं, इसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मतलब इसका जो आकार है वो वही है। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा बल लगा के एक हथौड़ा मार दोगे तो ये टूट जाएगा, पर ये इसका जो आकार है वो आकार नहीं बदलेगा अगर जब तक तुम इस पे कुछ हल्का फुल्का चीज मारो। ये जो किताब है
इसका आकार क्या है? क्या बोलते हैं? इस वर्ग बोलते हैं, आयत बोलते हैं, कौन से आकार का है ये? वर्ग। ये वर्ग है? आयत है कि वर्ग है? आयत है। हाँ ठीक है, आयत। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं सेम है, अलग है। ठीक है, तो क्या अगर मैं इसको आज यहाँ पे रखी हूँ, आज मैं इसको छोड़ के गई, कल क्लास लेने आई, तो क्या ये वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा? क्या ये कल मैं इसको आगे देखूँ ये वर्ग बन जाएगा? नहीं। तो ये जो जैसा है ये वैसा ही रहेगा। तो इसके आकार में या इसके द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो एक ये भी बोला जाता है कि जिसका आकार, जिसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें हम ठोस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिनका अभी मैंने बताया आकार, जो आकार होंगे वो निश्चित होंगे, मतलब जो आज है वही कल भी रहेगा, वो बदलेगा नहीं। मैम जिसके आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। हाँ, तो जिनका आकार और आयतन, आयतन क्या होता है? मैम भार। भार। जिसका भार भी निश्चित हो। बहुत अच्छा। जिसका आयतन भी निश्चित हो। आयतन निश्चित से क्या मतलब है? ये जितना भारी आज है उतना भारी कल भी रहेगा, इसका भार बदलने वाला नहीं है। भार कब बदल सकता है, कोई बता सकता है इसका? जैसे मैं इसको आज यहाँ पे रख के जाऊं और 1 साल बाद मैं इसको बिना छुए ही, ये जहाँ पे पड़ा है वैसा ही पड़ा है, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, क्या 1 साल बाद इसका भार बदल जाएगा? नो मैम। कोई ऐसा केस कोई बता सकता है कि हाँ इसका भार बदल जाएगा? मैम कैसे बदल सकता है इसका भार? मैम नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, बिल्कुल सही। तो क्योंकि इसका भार कभी भी नहीं बदलेगा, ये जैसा क्या है वैसा ही रहेगा, जब तक इसमें कोई रासायन क्रिया ना स्टार्ट हो जाए, या तो इस पे ये खराब होने लगे कब, तो भी इसका भार बदल सकता है। पर क्योंकि जब तक इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है तब तक ये सेम ही रहेगा, तो मतलब इसका जो आयतन है वो हमेशा समान रहेगा, तो उसको भी हम ठोस कहेंगे। चलो, अब एक रबर बैंड है, तो रबर बैंड क्या होगा? रबर बैंड क्या है? रबर बैंड क्या है? ठोस है कि क्या है? ठोस कैसे है? क्या इसका आयतन सेम है? क्यों नहीं सेम है? खड़े होके बताओ, किसने बोला? ये जो रबर बैंड होता है, इसका जो भार होता है सेम ही होगा, कभी वो बदलेगा नहीं उसका भार। ठीक है, वो जितना आज है उतना कल भी उसका भार रहेगा, और उसका शेप बदल सकता है। तुम रबड़ को खींचो तो उसका शेप बदल जाएगा ना? तो बदल सकता है, लेकिन फिर भी वो क्या है? ठोस है। चलो, स्पंज पता है क्या होता है? स्पंज सभी ने देखा होगा। तो स्पंज क्या है? ठोस है कि द्रव है? द्रव। कौन कौन द्रव बोल रहे हो? हाथ उठाओ। ठीक है, और ठोस कौन कौन बोल रहे हैं? और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको क्या लग रहा है? स्पंज लिक्विड है, गैस है?
आपने किसी में हाथ नहीं उठाया तो मतलब क्या स्पंज गैस है? न ठोस है न द्रव है, तो मतलब आप बोल रहे हो उसको वो गैस है। ठीक है, तो किस किसको लग रहा है कि स्पंज गैस है? जिसने किसी में भी हाथ नहीं उठाया, क्या वो अभी हाथ उठा सकता है? जिसने दोनों में हाथ नहीं उठाया था, मुझे पता है किसी किसी नहीं उठाया था। तो देखो, जो स्पंज होता है, आपने देखा होगा, मान लो ये स्पंज है, ठीक है। अगर मैं इस पे एक भार, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, चलो इसमें मैं भार दूं, अगर इसमें मैं एक बुक रख दूं, एक भारी बुक रख दूं, ठीक है, तो ये स्पंज क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, दब जाएगा। ठीक है। इस स्पंज के ऊपर मैंने एक बुक रख दिया, तो ये स्पंज छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैंने भार रख दिया। और ये भार से हुआ क्या? मैंने इस पे, हाँ बिल्कुल सही, इस पे दाब लगा, और दाब की वजह से हुआ क्या इसमें? हाँ, तो मतलब छोटा क्यों हुआ? यहाँ पे कुछ था जिसकी वजह से छोटा हो गया। ठीक है, दाब पड़ रहा है, पर उस दाब की वजह से इसमें क्या क्रिया हो रही है? ऐसा क्या हो रहा है कि ये पहले ऐसा था, पर जैसे ही मैंने दाब दिया ये इतना छोटा हो गया। कम क्यों हो गया? इसमें कम क्या हो रहा है, बता कोई सकता है? क्या उसका आयतन कम हो रहा है? आयतन तो नहीं कम हो रहा है, जैसा का है वैसा ही है। स्पॉन्ज तब भी था, अभी भी है। क्या उसका आकार बदल रहा है? आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आकार तो बदल रहा है। तो क्या हो रहा है ऐसा इसमें? जो बताएगा मैं समझ लूंगी, उस क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ाया आज। इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, जो मैंने बताया कि पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। एक तो क्या होता है, निरंतर गतिशीलता होती है उसमें। एक क्या होता है, उसमें आकर्षण होता है। एक जो होता है, जो कण होते हैं, उसमें क्या होता है? किसी को कुछ याद आ रहा है? रिक्त स्थान। चलो देखो, अभी क्या है, ये जो स्पॉन्ज है ना, इसमें रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, इन रिक्त स्थान को कौन लिया है? स्पंज में क्या होता है? हवा होती है, गैस होती है, ठीक है। ये गैस होती है इसमें। ये जो रिक्त स्थान है वो गैस ने ले रखा है। तो जब ये हम इस पे बुक रखेंगे, वो क्या होगा, ये जो रिक्त स्थान में जो गैस है वो निकल जाएंगे। जब वो गैस निकल जाएगा तो बचेगा क्या? रिक्त स्थान कम हो जाएंगे। रिक्त स्थान जैसे ही कम होगा, ये जो क्या होंगे, ये पास पास आ जाएंगे। ये जब पास पास आएंगे तो क्या होगा? ऐसे नहीं हो जाएंगे? तो ये तब भी ठोस ही था, अभी भी ठोस ही है। इसमें किसका अंतर आया है? सिर्फ उसके आकार का, ठीक है। तो स्पंज हो गया, रबर हो गया, ये सब कब सभी एक ठोस ही है। डिपेंड करता है कि इसमें इस टाइम पे हवा था, इस रिक्त स्थान को हवा ने कवर किया था, इसमें नहीं है, इसीलिए वो उसका आकार बदल गया, ठीक है, रिक्त स्थान की वजह से। चलो अगला पढ़ेंगे, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में क्या होता है? रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, या मध्यांतर होते हैं? मैम मीडियम होते हैं। मीडियम होते हैं। चलो, पहला तो मैंने तुमको दिखा दिया बीकर। ये बीकर है, इसको क्या बोलते हैं? मटका।
ठीक है, चलो रासायनिक भाषा में इसको क्या मतलब जो हमारा प्रैक्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री के, उसमें क्या बोलते हैं इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्लास्क। तो क्योंकि ये राउंड है, ठीक है, तो इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, अभी ये बीकर था, ये राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया। एक ये होता है, ये देखा है आप लोगों ने केमिस्ट्री के लैब में देखा होगा, क्या बोलते हैं इसको? कौन करके कुछ याद आ रहा है? कौन सा फ्लास्क बोलते हैं? ये बीकर हो गया, ये राउंड बॉटम हो गया, इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। फिलहाल मैं 3 एग्जांपल बताती हूँ। चलो, मैं 100 ml पानी ले रही हूँ, ठीक है। 100 ml पानी मैंने इसमें डाला, ओके। और 100 ml पानी अगर मैं इसमें डालूंगी तो यहां तक आएगा। 100 ml पानी मैं इसमें डालूंगी, यहां तक आएगा। चलो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पानी का आकार है, ये क्या है? ये कौन सा आकार है? आयत। यहाँ पे आपको आयत दिख रहा है, पर रियल में तो कुछ और ही होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैंने इसको इसमें डाला है, तो इसने बीकर का जो आकार है उसने वो आकार ले रखा है, जो बीकर का आकार है उसने ये आकार ले रखा है। ये देखो, ये है। अगर मैं इसको इसमें डालूं तो अब क्या हुआ? अब इसने इस ग्लास का आकार ले लिया, तो इसको जिस चीज में डालो ये सिर्फ उसी का आकार ले लेगा। तो मतलब इसका आकार जो है वो फिक्स नहीं है, आप जिसमें डालो वो उसका आकार ले लेता है। यही है द्रव की। जबकि सॉलिड में क्या था, ठोस में क्या था, उसका जो आकार है वो वही रहेगा। आप उसको एक ग्लास में डालो, बीकर में डालो, वो एक ही रहेगा। लेकिन जो द्रव है उसका अलग अलग हो जाएगा। वो कैसे अलग होगा? आप जिसमें डालो वो उसी का आकार ले लेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव और गैसीय अवस्था को हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है? रेड शर्ट चला गया, चलो। आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं क्लास को।